अरे मैं तो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाऊंगा, पर तू अपने बेटे को क्या बनाएगा? गाय चराने वाला? मेरे बच्चे जिस भी पाठशाला में पढ़ते हैं वो एक दिन मेरे परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। सच कह रहे हो भाई, हमने हमेशा इस परिवार का मजाक उड़ाया। आज इस लड़के ने हम सब गांव वालों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां दौलत और घमंड दोनों का बोलबाला था। इस गांव के अधिकतर लोग बहुत ही ज़्यादा रईस थे। उनके पास खेती के लिए सैकड़ों ज़मीनें और बड़े बड़े पक्के पक्के घर थे, और वह लोग अपने खेतों में काम करते और उसमें अनाज उगाते, सब्जियां उगाते और शहर के बड़े बड़े होटलों और मार्केट में बेचने का काम करते थे। वह लोग सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन दौलत और चकाचौंध के बीच में एक गरीब परिवार की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो इस गांव के माथे पर गरीबी का दाग जैसे लगती थी। यह झोपड़ी रामदीन की थी। रामदीन एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन अनपढ़ और गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कौशल्या और 12 साल का बेटा सूरज और 8 साल की मासूम सी बेटी राधा थी। रामदीन के पास ना तो खेती के लिए कोई ज़मीनें और ना ही कोई ऐसा हुनर जिससे वह नौकरी पा सके। रामदीन के पिता को गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। उनके देहांत के बाद विरासत के नाम पर रामदीन के पास गाय और भैंस मिली। रामदीन उन्हें जानवर को पालता, उन्हें घास खिलाकर उनका दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रोज की तरह सुबह का सूरज निकलते ही रामदीन अंधेरे मुंह ही उठ जाता। हे ऊपर वाले, आज का दिन मेरे बच्चों के लिए अच्छा गुजरे। मेरी ये गौ माताएं ही मेरा सहारा है। लो मेरी माँ, ये ताज़ा घास खा लो। तुम दूध दोगी तभी मेरे बच्चों के मुंह में अन्न करने वाला जाएगा। रामदीन बाल्टियों को धोता और गाय के लिए घास फूस लाता, अपनी साइकिल में रखकर गांव सड़कों पर निकल जाता। लेकिन गांव के लोग गरीब से बहुत नफरत करते थे। अरे रामदीन, अपना ये दूध का बर्तन दूर रख मेरे घर से। तेरे जैसे गरीब और फटे हाल इंसान के हाथों से निकला दूध हम नहीं पिएंगे। पता नहीं तो बाल्टी साफ भी करता है या नहीं। हम तो शहर की बड़ी दूध की दुकान से थैली वाला साफ दूध मंगवाते हैं। चल निकल यहाँ से। मालिक, मेरी गायों का दूध एकदम शुद्ध है। मैं गौ माता की सौगंध खाता हूँ। इसमें एक बूंद पानी की मिलावट नहीं है। आप एक बार लेकर तो देखिए। अरे जा जा, हमें शुद्धता मत सिखा। तेरी शक्ल देखकर ही दूध फटने का डर लगता है। गांव के लोग रामदीन का मुंह पर ही मजाक उड़ाते। दिन भर गलियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से कुछ दयालु लोग ही थे जो रामदीन के पास से दूध खरीदते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रामदीन कभी 100 रुपये या फिर 120 रुपये ही कमा पाता था। वह शाम को उदास मन होकर घर लौटा, और जो दूध बिकने से बच जाता कौशल्या उसे रात को गर्म करती और पूरा परिवार उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटाता था। गांव इतना अमीर था कि वहां पे कोई भी सरकारी पाठशाला नहीं बना हुआ था, क्योंकि गांव के लोग इतने ज़्यादा रईस थे कि गांव में बहुत बड़े प्राइवेट निजी विद्यालय में सारे के सारे बच्चे पढ़ते थे। रामदीन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सूरज और राधा पैदल चलकर नीलों दूर दूसरे गांव में एक साधारण सा सरकारी विद्यालय था जहां वह लोग जाके पढ़ते थे। सुबह हुई, कौशल्या ने उन्हें रोटी खिलाकर तैयार किया। सूरज बेटा, राधा को अच्छे से हाथ पकड़ कर ले जाना। रास्ते में कोई भी अनजान आदमी तुम्हें खाने की कोई चीज दे तो बिल्कुल मत लेना। और हाँ बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। हम गरीब लोग हैं, अमीरों के बच्चों से उलझना हमारे लिए ठीक नहीं है। सीधे पाठशाला जाना और सीधे घर लौट कर आना। जी माँ, आप चिंता मत करिए। मैं राधा का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। सूरज और राधा, उनका भी मन हुआ कि बगल की जो पार्क है उसमें झूला झूलने का।
वह लोग बगल के पार्क में झूला झूलने के लिए चले गए, लेकिन वह लोग भूल गए थे कि वहाँ पे अमीर बच्चे भी हैं। ए भिखारी के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस साफ सुथरे बगीचे में कदम रखने की? तुम्हारे गंदे पैरों से हमारा ये बगीचा गंदा हो जाएगा। चल भाग यहाँ से। हम तो बस थोड़ी देर झूला झूलने आए थे, हम कुछ गंदा नहीं करेंगे, बस एक बार झूल लेने दो। तेरी औकात है यहाँ झूलने की? तेरे बाप दादा ने ये बगीचा नहीं बनाया है। चलो निकलो यहाँ से। और उनको बाहर निकाल दिया। शाम को जब रामदीन घर आया तो उसने अपने बच्चों का मुंह उदास देखा। राधा रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। पिताजी, गांव के सारे लोग और बच्चे हमें बहुत चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं। वो हमें झूला भी नहीं झूलने देते। पिताजी, क्या गरीब होना कोई पाप है? नहीं मेरी बच्ची, गरीब होना कोई पाप नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है बेटी। लोगों के पास दौलत है, इसलिए उनकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है ना? हाँ पिताजी, जब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ना तो खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर हम एक बहुत बड़ा और पक्का घर लेंगे और उस घर में वो ठंडी हवा वाली मशीन, वातानुकूलन यंत्र लगाएंगे। फिर हम सब खूब मजे करेंगे। हाँ मेरी गुड़िया, जरूर, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। सूरज एक कोने में बैठा सब सुन रहा था। उसने बचपन से ही अपने माता पिता की हालत देखी थी, इसलिए वह अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता। कुछ दिन बाद रामदीन शाम को दूध बेचकर लौट रहा था। तभी उसका पड़ोसी मदनलाल रास्ते में मिल गया। मदनलाल एक बहुत ही घमंडी इंसान था। वह हमेशा रामदीन को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। और रामदीन, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है तेरा वो दूध बेचने वाला धंधा? अरे तुझे पता है, आज मैं अपने बेटे का नाम शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी विद्यालय में लिखवा कर आया हूँ। बहुत बढ़िया है मदनलाल भाई, भगवान आपके बेटे को बहुत तरक्की दे। मैं तो चलता हूँ, गायों को चारा डालना है। अरे रुक तो सही, तुझे पता है उस स्कूल की 1 महीने की फीस कितनी है? अरे तूने क्या, तेरे खानदान ने भी कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे होंगे। पूरे 16,000 रुपए फीस है 1 महीने की। इतने रुपयों में तो तेरा पूरा परिवार साल भर तक बैठकर खाना खा सकता है। अरे मैं तो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाऊंगा, पर तू अपने बेटे को क्या बनाएगा? गाय चराने वाला? मदनलाल भाई, आज आपका दिन है, आप जो चाहें कह लीजिए, पर याद रखिएगा, समय का पहिया हमेशा घूमता है। भगवान सब ऊपर से देख रहा है। मेरे बच्चे जिस भी पाठशाला में पढ़ते हैं, वो एक दिन मेरे परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। मंगेरी लाल के हसीन सपने। जिस दिन तू मुझे एक साथ 10,000 रुपए भी दिखा देगा ना रामदीन, उस दिन मैं दिन रात तेरे नाम की माला जपने लगूंगा। जाकर गोबर उठा। गांव की औरतें कौशल्या को जब पानी भरती हुई देखती, अरे देखो देखो, ये फटे हाल आ गई हमारे कुएं पर पानी भरने। इसके घड़े से तो बदबू आती है, गरीब कहीं की, अभी हमारे साफ कुएं को भी गंदा कर देगी। चलो दूर हटो यहाँ से। लोग बहुत ही सताते, लेकिन कौशल्या बेचारी चुपचाप सह लेती। समय बीतता गया, अमीरों का घमंड बढ़ता गया और रामदीन का संघर्ष चलता रहा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। सूरज अब 20 साल का समझदार और बठिल नौजवान बन चुका था। उसकी रंगों में अभी भी वो बचपन के ताने। वह हमेशा सोचता कि एक दिन इन पूरे गांव वाले का मुंह बंद कर देगा। राधा भी अब 18 साल की समझदार लड़की बन चुकी थी। सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन मैं रामदीन के पास गया। पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। सरकारी स्कूल में भले ही ज्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है। अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ।
शाबाश मेरे बेटे, मुझे तो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, पर मुझे गर्व है कि तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। बेटा, अब तू कोई काम ढूंढ ले। मेरी उम्र ढल रही है, गायों का दूध भी अब कम हो गया है। राधा भी अब 18 साल की हो गई है। मुझे उसके हाथ पीले करने हैं। उसकी शादी की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। हमारे पास तो शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए पिताजी, आप और माँ ने बहुत दुख सहे हैं। अब मेरे कुछ करने की बारी है। मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। मैं हमारी गरीबी और जड़ से मिटा दूंगा। एक दिन सूरज काम की तलाश में शहर निकल गया। गांव के स्कूल में पढ़े होने के कारण उसे किसी भी बड़ी जगह नौकरी नहीं मिली। शहर में बहुत जगह धक्के खाने के बाद उसे एक दफ्तर में कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिला। उसे दफ्तर में लोगों की हाजिरी, कौन कितने बजे आ रहा है और कब जा रहा है, इतना लिखना था। इस काम के सूरज को प्रति महीना 9,000 रुपये मिल रहा था। दफ्तर में काम करते करते सूरज के बगल में एक नौजवान बैठा था। उसका नाम किशन था। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही थी। नमस्कार भाई, मेरा नाम सूरज है। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? नमस्कार सूरज, मेरा नाम किशन है। मैं तो यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, मैं अकेला ही हूँ, इसलिए अपना पेट पालने के लिए दिन रात खटना पड़ता है। कोई नहीं है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं भाई? बहुत साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से मैं अनाथ हूँ। बस ये शहर है और मैं हूँ। मैं पास ही में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहता हूँ। ये सुनकर बहुत दुख हुआ किशन भाई, भगवान तुम्हें बहुत हिम्मत दे। शाम को काम खत्म होने के बाद सूरज ने अपनी सारी कहानी बताई। सूरज भाई, तुम्हारे साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम बहुत खुशनसीब हो कि कम से कम शाम को जब तुम घर लौटते हो तो तुम्हारे माता पिता और बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे खाली कमरे में तो मुझे पूछने वाला भी नहीं है। किशन भाई, मुझे शहर आने जाने में रोज 6-7 घंटे लग जाएंगे और मेरा सारा पैसा किराए में खर्च हो जाएगा। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? हम दोनों कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा आधा आधा बांट लेंगे। इससे तुम्हारी भी बचत होगी और मेरी भी। अरे क्यों नहीं सूरज भाई, मुझे भी एक साथी मिल जाएगा, मुझे मंजूर है। पूरा 1 महीना बीत गया। सूरज ने दिन रात मेहनत की। महीने के अंत में उसे अपनी पहली पगार के रूप में 9,000 रुपए मिले। सूरज ने उसमें से 4,000 रुपए अपने कमरे के किराए और राशन के लिए रख लिए और बाकी के 5,000 रुपए लेकर वो छुट्टी में अपने पिता से मिलने गांव आया। पिताजी, ये मेरी पहली कमाई है, 5,000 रुपए हैं। आप इसे घर के खर्चे के लिए रख लीजिए और राधा की शादी के लिए जमा करना शुरू कर दीजिए। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज तूने मेरे कंधों का बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। लेकिन गांव में अभी भी रामदीन की हालत वैसी ही थी। रामदीन राधा के लिए जहां भी रिश्ता लेकर जाता, लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देते। अरे गरीब, अपने बेटे की शादी तेरी फटेहाल बेटी से क्यों करें? चल निकल यहाँ से। रास्ते में रामदीन को फिर से मदनलाल मिल गया। अरे रामदीन, सुना है तेरा बेटा सूरज शहर गया है कुछ पैसे कमाने। क्या कर रहा है? झाड़ू पोछा लगा रहा है क्या किसी के यहाँ? देख रामदीन, मेरे बेटे को देख। मैंने उसे शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाया था। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मुख्य प्रबंधक यानी बड़ा अफसर बन गया है। और तुझे पता है उसकी 1 महीने की तनख्वाह कितनी है? पूरे 60,000 रुपए। तेरी 7 पुश्तें भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगी। इसीलिए कहता हूँ, गरीब है गरीब ही मर। मुबारक हो मदनलाल भाई, मेरा बेटा अभी छोटा है पर मेहनत कर रहा है। भगवान ने चाहा तो वो भी एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगा। मदनलाल हंसता हुआ चला गया। रामदीन ने गहरी सांस ली। सूरज ने दूर से ये सब कुछ देख लिया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और बोला, एक दिन मैं इन गांव वालों का मुंह बंद कर दूंगा। शहर में काम करते हुए सूरज और वो अनाथ किशन बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों के दिल में कुछ बड़ा और अमीर बनने की आग जली रहती। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। उनका दफ्तर बंद था। वह लोग अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। किशन भाई, मेरे पिताजी गांव में हैं। वो दिन रात मेहनत करके घर घर जाकर गाय का दूध बेचते हैं। फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि हम ऐसा क्या काम करें कि हम जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएं।
मुझे गांव के उन घमंडी लोगों का मुंह बंद करना है जिन्होंने मेरे माता पिता का हमेशा अपमान किया है। सूरज भाई, सपने जरूर पूरे होंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। चलो अभी नीचे दुकान पर चलते हैं, कमरे का राशन खत्म हो गया है, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। दोनों नीचे पहुंचे, दुकान पर गए। दुकानदार काका, आधा किलो चना दे दीजिए, थोड़ी सी दाल दे दीजिए और एक थैली दूध की दे दीजिए। सामान लेकर दोनों कमरे में आए। किशन ने चने उबाले और थैली वाले दूध से चाय बनाई। लेकिन जैसे ही थैली वाली दूध की चाय सूरज ने पी, उसने चाय को छी, तुरंत रख दिया। किशन भाई, ये कैसा स्वाद है? ये दूध है या सफेद पानी? इसमें से कैसी अजीब सी महक आ रही है और ये तो पूरी तरह से मिलावट वाला लग रहा है। अरे सूरज भाई, शहर में ऐसा ही दूध मिलता है, यहाँ के लोगों को इसी मिलावटी दूध की आदत हो गई है। तुम गांव में रहे हो, तुमने हमेशा गाय का शुद्ध और असली दूध पिया है, इसलिए तुम्हें असली और नकली की पहचान है। शहर में तो ऐसे ही चलता है। किशन की यह बात सुनकर सूरज का दिमाग की बत्ती जल गई। उसकी आंखों में करोड़पति बनने का सपना जाग गया। किशन भाई, तुमने अभी क्या कहा? शहर के लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिलता? बस मिल गया हमें करोड़पति बनने का रास्ता। हम शहर में जाकर नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। हम अपने गांव का वो गाढ़ा और असली दूध इस शहर में लाकर बेचेंगे। अरे वाह सूरज, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। अगर शहर के लोगों को एक बार तुम्हारे गांव के शुद्ध दूध का स्वाद लग गया, तो वो किसी और का दूध खरीदेंगे ही नहीं। चलो, मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो, हम वहीं से काम शुरू करेंगे। सूरज और किशन ने अपने दफ्तर में जाकर झूठ बोला कि गांव में कोई बहुत बीमार है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी मिलते ही दोनों सूरज के गांव पहुंचे। जब सूरज अचानक किशन के साथ गांव पहुंचा, तो रामदीन घबरा गया। अरे सूरज बेटा, क्या बात है? सब ठीक तो है? शहर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? किसी ने काम से निकाल तो नहीं दिया? अरे नहीं पिताजी, आप घबराइए मत। ये मेरा दोस्त किशन है, ये अनाथ है, शहर में मेरे साथ ही रहता है। पिताजी, हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब हम शहर की वो मामूली नौकरी नहीं करेंगे, हम इस गांव का शुद्ध दूध शहर के बड़े बड़े होटलों में बेचेंगे और उन घमंडियों का मुंह बंद करेंगे। बेटा, इस गांव में हम 100 रुपये भी ढंग से नहीं कमा पाते, तुम शहर में दूध बेचकर करोड़पति कैसे बनोगे? किशन ने रामदीन की गाय का ताजा दूध पीकर देखा। वाह सूरज, इतना गाढ़ा और मीठा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अमृत जैसा दूध नहीं पिया। ये दूध शहर में तहलका मचा देगा। सूरज और किशन ने कुछ साफ सुथरी प्लास्टिक की थैलियां ली, उनमें दूध भरा और शहर की बड़ी बड़ी दूध की डेयरियों पर बेचने चले गए। लेकिन शहर के बड़े दुकानदारों ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। अरे चलो हटो यहाँ से, ये बिना नाम की सादी थैलियों में कैसा दूध लाए हो? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा गांव का दूध, हम तो उसी बड़ी कंपनी का दूध बेचेंगे जिस पर नाम छपा होता है, जाओ यहाँ से। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी, उसके पास एक मोबाइल फोन था। किशन, ये लोग सादी थैली देखकर हमारा दूध नहीं ले रहे हैं ना, इन्हें नाम चाहिए ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। सूरज ने शहर के सभी बड़े बड़े होटलों और चाय की मशहूर दुकानों के बाहर जाकर उनके बड़े बड़े नाम वाले बोर्ड को मोबाइल से फोटो खींच ली। फिर वो दोनों गांव लौट आए। किशन, हम अपनी जमा पूंजी से शहर जाकर एक रंगीन छपाई की मशीन लाएंगे। हम इन होटलों के नाम को उसी डिजाइन में कागज पर छापेंगे, प्रिंट करेंगे और उस नाम के नीचे लिखेंगे शुद्ध गांव का देसी दूध। फिर उस छपे हुए नाम को अपनी दूध की थैली के ऊपर चिपका देंगे। जब होटल वाले अपनी ही दुकान का नाम छपा हुआ दूध देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। दोनों ने छपाई की मशीन खरीदी। रामदीन ने अपनी गाय का शुद्ध दूध निकाला। सूरज ने मोबाइल में खींची गई फोटो को छपाई की मशीन से निकाला और होटलों के नाम वाली थैलियां तैयार की। अगले दिन वो शहर के सबसे बड़े होटल के मालिक के पास पहुंचे। नमस्कार मालिक, हम आपके लिए खास दूध लाए हैं, जरा इस थैली को देखिए। अरे बाप रे, ये क्या है? इस दूध की थैली पर तो मेरे ही होटल का नाम छपा हुआ है और नीचे लिखा है शुद्ध गांव का देसी दूध। ये तुमने कैसे किया? और इसका दाम तो शहर के दूध से भी कम है। होटल मालिक ने दूध को उबाल कर देखा, उसमें से उठती हुई सौंधी महक और मोटी मलाई देखकर वो अचंभित रह गया। वाह, इतना गाढ़ा और शुद्ध दूध! अगर मैं इस दूध से चाय और मिठाइयाँ बनाऊंगा तो मेरे होटल में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी
और सबसे बड़ी बात, थैली पर मेरे ही होटल का नाम है। सुनो नौजवानों, मुझे रोज ऐसे ही 1 किलो और आधा किलो के पूरे 300 पैकेट चाहिए। ये लो, मेरी तरफ से 20,000 रुपए अग्रिम नकद पैसा। मुझे कल से ही ये दूध चाहिए। सूरज और किशन की तरकीब काम आ गई। उन्होंने शहर के हर बड़े होटल के नाम की थैलियाँ दिखाई और हर किसी ने उसे मुंह मांगा पैसा दिया। दोनों खुशी खुशी गांव लौटे और सारा पैसा रामदीन के हाथों में रख दिया। ये लीजिए पिताजी, शहर में हमारे दूध की बहुत भारी मांग है, लेकिन हमारे पास दूध कम है। हमें और गायें खरीदनी होंगी। मेरे शेर बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। हम कल ही पास के पशु मेले से और गायें लेकर आएंगे। वाह, क्या बढ़िया चाय है। उन्होंने उन पैसों से एक और गाय खरीदी। उनका व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वो रोज दूध निकालते, उस पर होटल का नाम छापते और शहर बेच आते। कमाई बढ़ती गई। देखते ही देखते मात्र 2 महीने के अंदर सूरज ने गांव में एक बड़ा सा टिन शेड डालकर 13 गायें और भैंसें खरीद लीं। समय पंख लगा कर उड़ चला। 1 साल, 2 साल, करते करते पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में उस गरीब रामदीन के परिवार की पूरी काया पलट गई थी। सूरज की मेहनत और दिमाग ने पूरे गांव का नक्शा बदल दिया था। अब रामदीन के पास टूटी झोपड़ी नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा पक्का महल था। उनके पास 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 45 गायें भैंसों का विशाल गोदाम यानी तबेला था। उन्होंने दूध छापने यानी प्रिंट करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगा ली थी। उनके दूध को शहर ले जाने के लिए अब साइकिल नहीं, बल्कि उनके खुद के बड़े बड़े मालवाहक ट्रक चलते थे। गांव के जो गरीब लोग पहले बेरोजगार थे, सूरज ने उन सबको अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया था। अमीर गांव वाला एक, आंखें फाड़ कर देखते हुए, अरे भाई ये सब क्या है? ये रामदीन का बेटा सूरज तो करोड़पति बन गया। इसके तो शहर में ट्रक चलते हैं और हम तो वहीं के वहीं रह गए। सच कह रहे हो भाई, हमने हमेशा इस परिवार का मजाक उड़ाया। आज इस लड़के ने हम सब गांव वालों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब तो शर्म के मारे इनके महल के सामने से गुजरने की भी हिम्मत नहीं होती। रामदीन अब एक बहुत बड़ा मालिक बन चुका था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन उसने अनाथ किशन को अपने पास बुलाया। किशन बेटा, इधर आ। तू हमेशा कहता था ना कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तू ये बात कभी नहीं कहेगा। कौशल्या तेरी माँ है, राधा तेरी छोटी बहन है और सूरज तेरा सगा भाई है और मैं तेरा पिता हूँ। आज हमारे पास जो ये करोड़ों की दौलत है, जो ये व्यापार है, इस पर जितना हक सूरज का है उतना ही हक तेरा भी है। पिताजी, आपने मुझे पैसे के साथ साथ जो ये परिवार दिया है, इसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। बिल्कुल किशन भाई, हम दोनों ने मिलकर ये साम्राज्य खड़ा किया है। तुम मेरे भाई हो। कुछ ही दिनों बाद रामदीन ने अपनी बेटी राधा की शादी एक बहुत ही नेक और अमीर परिवार में बेहद धूमधाम से की। पूरे गांव ने ऐसी शानदार शादी पहले कभी नहीं देखी थी। एक दिन सूरज अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर गांव के चौराहे पर खड़ा था, तभी उसे सामने से अपना पुराना घमंडी पड़ोसी मदनलाल फटे पुराने कपड़ों में उदास और रोता हुआ आता। क्या हाल है मदनलाल चाचा? आप इतने उदास और कमजोर क्यों लग रहे हैं? आपका वो होनहार बेटा कैसा है जो शहर की बड़ी कंपनी में 60,000 रुपए कमाता था? मुझे माफ कर दे सूरज बेटा, मैंने हमेशा तेरे पिता का अपमान किया। तूने सच कहा था कि समय का पहिया घूमता है। जब से मैंने अपने बेटे को शहर भेजा, उसने वहां की हवा लगते ही एक शहरी लड़की से शादी कर ली। उसने मुझे और मेरी पत्नी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। वो अब हमसे बात तक नहीं करता बेटा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मदनलाल शर्म से जमीन में गड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं रामदीन का परिवार अपनी मेहनत, एकता और बुद्धिमानी के बल पर गांव के सबसे रईस और सम्मानित लोगों के रूप में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। समापन शायरी। जिनके होठों पर हमेशा दूसरों के लिए ताने होते हैं, वक्त के बाजार में उनके अपने ही बेगाने होते हैं। मत उड़ा मजाक किसी गरीब की फटी हुई कमीज का, क्योंकि मुकद्दर बदलते यहाँ देर नहीं लगती। जो मिट्टी से जुड़कर आसमान छूने का हुनर रखते हैं, दौलत उनके कदम चूमती है और कामयाबी उनके घर पलती है।
दोस्तों आप लोगों से बस मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आप मेरे को बस इतना बता सकते हो, इस वीडियो में मैंने जो नरेटर की वॉइस मैंने खुद की लगाई थी, क्योंकि दोस्तों एआई वॉइस को लेके यूट्यूब की पॉलिसी बहुत ही ऐसा ज़्यादा चेंज होती है। दोस्तों मेरे को 11 से 12 दिन लग गया अपनी खुद की वॉइस को सेटअप करने में। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख के आए तो बस आप इतना बता दो कि मेरे को अच्छा लगे, हौसला मिले कि मेरी वॉइस आपको लोगों को कैसी लगी। मतलब कि मैं बहुत जगह पे मैं रुका भी, मतलब मैं बहुत ट्राई किया, मैं रोज़ ट्राई करता था, रात तक जगता था। अभी जो आप देख रहे हो रात के 3 या 4 बजे के आसपास की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी वो, और उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा भूल गया था। जैसे कि आप लोगों ने ये कहानी देखी, देखो किस हिसाब से एक गरीब का जो बेटा, दूध बेचने वाले का बेटा, कैसे मतलब पड़ोसी के लोगों के जो ताने को सहता हुआ और लास्ट में उन सबको मतलब कि मजा जगा दिया। अब वो पड़ोसी कोई भी उनके पास नहीं आता। वो मतलब कि आप लोगों ने देखा ये जो स्टोरी मैंने बनाई, कितनी बढ़िया स्टोरी, मतलब आप लोगों को कैसा लगा। देन बस मेरे से जाने कोई गलती हो गई तो दोस्तों प्लीज़ माफ़ कर देना। आप लोग ये बता देना वीडियो कैसा बना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पूरा अकेला बनाता हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया है। तो बस मैं वॉइस को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने अपनी खुद की वॉइस लगाई है वो कैसी बनी, आप लोगों को अच्छी लगे कि ना लगे। दोस्तों प्लीज़ आप इसके ऊपर बता देना। और मैं दोस्तों यूट्यूब पे नवा स्टार्ट किया हूँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ऐसा अच्छा लगता है तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा हौसला मिले और भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँ।